हेलो फ्रेंड्स। इस प्रॉब्लम में हमें एन जॉब्स दी हुई है। हमें हर एक जॉब का स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और उस जॉब को पूरा करने से हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा वो दिया हुआ है। हमें रिटर्न क्या करना है? मैक्सिमम प्रॉफिट जो हम अचीव कर सकते हैं, इस तरह से कि हमारी कोई भी दो जॉब्स ओवरलैप ना करें। जिन जिन जॉब्स को हम चुने उनमें से कोई भी जॉब ओवरलैप ना करे। ओवरलैप का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो फर्स्ट जॉब हमारी स्टार्ट से एंड यहाँ पर एंड हो रही है, तो नेक्स्ट जॉब हमारी यहाँ से या फिर इसके बाद से ही शुरू हो। इसके बीच में कहीं से वो शुरू नहीं हो सकती। अगर बीच से कहीं से शुरू हो रही है तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, और अगर उसके खत्म होने के बाद शुरू हो रही है तो इसका मतलब है कि वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो हमें जॉब्स को इस तरह से चुनना है कि वो ओवरलैप ना करें और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। साथ में हमें दिया है, अगर हमारी जॉब एक्स टाइम पर एंड हो रही है, मान लेते हैं कि 5 सेकंड पर एंड हो रही है, तो हम 5 सेकंड पर दूसरी जॉब शुरू कर सकते हैं। बेसिकली ये जो लाइन है एक साथ हो सकती है, बस ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, यानी कि यहाँ से शुरू नहीं होना चाहिए। 4 से हमारी शुरू नहीं हो सकती, 5 पर कोई एंड हो रही है तो 5 से ही हमारी नेक्स्ट जॉब शुरू हो सकती है। जैसे हमें एग्जांपल दिया, हमारे पास 4 जॉब्स है। पहली 1 से 3 50 का प्रॉफिट देगी, दूसरी 2 to 4 10 का प्रॉफिट देगी, तीसरी 3 to 5 40 का प्रॉफिट देगी, और फोर्थ हमारी 3 to 6 70 का प्रॉफिट देगी। अगर हम इसमें देखें, अगर हम ये दो चुने 1 2 3 और 3 to 6, इससे हमें 50 और 70 120 का प्रॉफिट आएगा। वो इस प्रॉब्लम के लिए मैक्सिमम है, हम उसे रिटर्न कर देंगे। सेकंड अगर हम एग्जांपल देखें, इसमें हमें 5 जॉब्स दी हुई है, तो इसमें कह रहे हैं अगर हम ये तीन जॉब चुने, प्रॉफिट 20 की, प्रॉफिट 70 की, प्रॉफिट 60 की, हमारा टोटल प्रॉफिट 150 आएगा, और इस प्रॉब्लम के लिए मैक्सिमम है, तो हमें यही रिटर्न करना है। नाउ सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? जो हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट वाली जॉब है, हम उसको पूरा करें, जैसे 100 वाली को पूरा करें। लेकिन अगर हम इसे चुनते तो हम इस 70 और 60 इन दोनों को ना चुन पाते, क्योंकि ये हमारी फिर ओवरलैप कर रही होती। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम ग्रीडीली नहीं सोच सकते। हम केवल मैक्सिमम वाली जॉब को स्टार्टिंग में कंसिडर नहीं कर सकते, हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हम देखें, हमें 100 के बजाय 70 और 60 इनको करने में ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि इनका ड्यूरेशन कम है और 100 वाली का ड्यूरेशन ज़्यादा था। इतने टाइम में हम 70 और 60 130 की टोटल जॉब्स कर सकते हैं, तो हमें इनको करने में ज़्यादा फायदा है। बेसिकली हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी पड़ेगी। और सारी पॉसिबिलिटीज हम ट्राई कैसे कर सकते हैं? अगर हम हर एक जॉब को देखें, आइदर वो हमारे आंसर का पार्ट होगी या फिर नहीं होगी। तो ये हमें किसकी तरफ डायरेक्ट कर रही है? हमारी पिक नोट पिक अप्रोच की तरफ। कि अगर हम जीरोथ इंडेक्स पर हैं, हमारे पास ये जॉब है, हम इसको पिक करें या फिर पिक ना करें, हम इसको कंसिडर करें या फिर कंसिडर ना करें। अगर हमने इसको पिक किया है, अगेन हम कौन सी जॉब कर सकते हैं जो इससे ओवरलैप ना करे और जो इसके इमीडिएट बाद शुरू हो रही हो। जैसे अगर हमने ये वाली जॉब चुनी है, तो ये वाली जॉब तो हमारी ओवरलैप कर रही है, ये वाली जॉब हमारी ओवरलैप नहीं कर रही। हम नेक्स्ट जॉब क्या चुन सकते हैं? ये वाली। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर दो चॉइस होंगी, हम इस जॉब पर आए, इसको करें या फिर ना पिक करें, क्योंकि हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है। सिमिलरली अगर हम इस 20 वाले को पिक ना करते, नोट पिक ब्रांच को एक्सप्लोर करते, हम ये वाली भी चुन सकते थे। अगेन हम इस जॉब को पिक करें या फिर पिक ना करें, इस तरह से हमारा रिकर्शन चलेगा। बस पिक के केस में हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? अगर हमने इस जॉब को पिक किया है, तो नेक्स्ट जॉब हम जो इससे ओवरलैप कर रही हो, जैसे हमने अगर ये वाली जॉब पिक की थी, तो हम इस जॉब को पिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये इससे ओवरलैप कर रही है। इस वाली को हमें नो पिक वाले केस में कंसिडर करना पड़ेगा। हम कौन सी जॉब कंसिडर कर सकते हैं? ये वाली और ये वाली। अब क्वेश्चन आता है कि हम इन तीनों जॉब में से कौन सी कंसिडर करें। हमारी ये तीनों जॉब इस 20 वाली जॉब के साथ ओवरलैप नहीं कर रही, इनमें से कौन सा कंसीडर करें? तो जब भी आपकी ओवरलैपिंग टाइप की प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपको जॉब्स दी हो और वो ओवरलैप कर रही हैं, और आपको इस तरह से चुनना हो कि वो ओवरलैप ना करें, तो आपको हमेशा जॉब्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कंसीडर करना चाहिए। आइदर स्टार्ट के कोरस्पॉन्डिंग या फिर एंड टाइम के कोरस्पॉन्डिंग, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कंसीडर करना चाहिए। जैसे अगर हम स्टार्ट टाइम के कोरस्पॉन्डिंग कंसीडर करें, हमारा स्टार्ट टाइम इसका नियरेस्ट है, हमें इसके बाद इस जॉब को कंसीडर करना चाहिए। और अगर हम एंड टाइम के बेसिस पर कंसीडर करें, हमें इसके बाद इस वाली को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इसका एंड टाइम सबसे छोटा है। तो हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर चुनना होगा, आइदर स्टार्ट टाइम या फिर एंड टाइम, और उसी के कोरोस्पोंडिंग जॉब्स को प्रोसेस करना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम्स में ये मैटर करता है कि आप स्टार्ट टाइम के बेस पे सोल्व करो या फिर एंड टाइम के बेस पे सोल्व करो।
उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर डिफरेंट आएगा और आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही सोल्व करना पड़ेगा। ये आपको कैसे पता चलेगा कि स्टार्ट टाइम के बेस पे सोल्व करो या फिर एंड टाइम के बेस पे सोल्व करो? उसके लिए एक तो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ेंगी। ओवरलैपिंग जॉब्स की मल्टीपल प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ेंगी। उनको सोल्व करके आपको पता चलेगा कि किस टाइप की प्रॉब्लम में हम स्टार्ट टाइम के बेस पे सोल्व करते हैं, किस टाइप की प्रॉब्लम में हम एंड टाइम के बेस पर सोल्व करते हैं। दूसरा तरीका क्या है? आप कोई एक ऑर्डर चुन लो। आप रैंडमली कोई एक ऑर्डर चुन लो। वैसे मैं स्टार्ट टाइम का ऑर्डर चुन लेता हूँ। आप इसके बेस पर अपने एल्गोरिथम को सोल्व करने की कोशिश करो। और सोल्व करते करते अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर आप स्टक हो रहे हो, कि नहीं ये कंडीशन मेरा ये हैंडल नहीं कर पा रहा, आप फिर एंड टाइम के बेस पर सोल्व करो। अगर स्टार्ट टाइम के बेस पर सोल्व करते हुए आपने जो भी कोई रैंडम चुना, स्टार्ट टाइम चुना या फिर एंड टाइम चुना, अगर उसके बेस पे सोल्व करते हुए आप कहीं पर नहीं अटक रहे, आपका आंसर सही आ रहा है और आप अपने एल्गोरिथम में फर्दर प्रोसीड कर पा रहे हो, तो आप उस ऑर्डर पर स्टिक करो। अगर नहीं कर पा रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम दिखेगी कि इस ऑर्डर से ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप एंड टाइम के बेस पर सॉर्ट करके देखो। पर जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कंसीडर करना पड़ेगा। और ये आपको जितनी प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करोगे, उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि हमें स्टार्ट टाइम पर सॉर्ट करना चाहिए या फिर एंड टाइम पर सॉर्ट करना चाहिए। इस प्रॉब्लम के लिए हमारा मैटर नहीं करता कि हम स्टार्ट टाइम के बेस पर सॉर्ट करें या फिर एंड टाइम के बेस पर कंसीडर करें। तो हम स्टार्ट टाइम के बेस पर कंसीडर कर लेते हैं। हमने रैंडमली ऑर्डर चुन लिया कि हम स्टार्ट टाइम के बेस पर कंसीडर करेंगे। अगर हम कहीं पर स्टक होंगे तो हम अपने ऑर्डर को चेंज कर देंगे। नाउ हमने स्टार्ट टाइम के बेस पर कंसीडर किया। हम ये वाली जॉब लेंगे। इसके लिए पिक नोट पिक ये केस देखेंगे। नोट पिक का केस तो सिंपल सा हुआ कि हम इसको छोड़ के नेक्स्ट जॉब इस पर मूव कर जाएंगे, इसको कंसीडर करेंगे। आपके केस में क्या होगा? हम इस जॉब को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये ओवरलैप कर रही है। तो हम इसके नेक्स्ट वाली ये देखें, ये ओवरलैप नहीं कर रही, इस जॉब को कंसीडर करेंगे। इसको कंसीडर कर भी सकते हैं और कंसीडर नहीं भी कर सकते। नोट पिक अपनी अप्रोच लगाएंगे। नोट पिक के केस में तो हमें सिंपली नेक्स्ट जॉब पर समझाना है। केस में क्या देखना है? फर्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अब ये फर्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब हम ढूंढे कैसे? इसके लिए एक तरीका तो क्या है कि हम वन बाय वन पहले इस जॉब को देखें, ये ओवरलैप कर रही है या ना करी। फिर नेक्स्ट को देखें, ये कर रही है या ना करी। अगर ये भी कर रही होती तो नेक्स्ट जॉब को देखें। हम लीनियरली एक एक आगे जाए। लेकिन क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कंसीडर कर रहे हैं, स्टार्ट टाइम के बेस पर कंसीडर कर रहे हैं, बेसिकली हमारा एरे सॉर्टेड होगा। हमारी जॉब स्टार्ट टाइम के बेस पर सॉर्टेड होगी। और हमें चाहिए क्या? कि जो हमने जॉब पिक किया है वो इसका एंड टाइम है, उसके इमीडिएट बाद स्टार्ट टाइम कौन सा आ रहा है, या तो इसके इक्वल हो, क्योंकि हमें दिया था अगर एंड और नेक्स्ट जॉब का स्टार्ट टाइम इक्वल है तो हम उसे शुरू कर सकते हैं। या तो हमारा नेक्स्ट जॉब का स्टार्ट टाइम इसके इक्वल हो या फिर इसके इमीडिएट बाद हो। इसके बाद जो पहला स्टार्ट टाइम आ रहा है हमें उस जॉब को कंसिडर करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें हमें एक नंबर के आइदर इक्वल या फिर उससे बड़ा इमीडिएट बड़ा एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उस एलिमेंट का लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है। जो इस जॉब का एंड टाइम था, हमें उसका लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है। लोअर बाउंड मतलब आइदर उसके इक्वल या उससे इमीडिएट बड़ा एलिमेंट जो एरे में एग्जिस्ट करता है, हमें वो फाइंड आउट करना है। और किस एरे में फाइंड आउट करना है? जो हमारा जॉब्स का एरे था उसके स्टार्ट टाइम्स में, स्टार्ट वन, स्टार्ट टू, स्टार्ट थ्री, स्टार्ट फोर, स्टार्ट फाइव। हमें सर्च क्या करना है? एंड टाइम का लोअर बाउंड। जो जॉब हमने पिक करी उसके एंड टाइम का लोअर बाउंड, लेकिन किस एरे में? हमारे स्टार्ट वाले एरे में। क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारा फर्स्ट स्टार्ट टाइम कौन सा है जो कि इसके इक्वल हो या फिर इसके इमीडिएट बाद हो। हमें सर्च करना है एंड टाइम के लोअर बाउंड को इसमें, हमारे स्टार्ट वाले एरे में। तो बस पिक के केस में हमें ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी इमीडिएट फर्स्ट नॉन ओवरलैपिंग जॉब कौन सी है। और हम उसको कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? हमारी जॉब के एंड टाइम के लोअर बाउंड से, कि हमें ये वाली जॉब अब पिक कर सकते हैं। नोट पिक का केस तो बिल्कुल सिंपल है कि हम इमीडिएट नेक्स्ट जॉब पर जा सकते हैं। अगर हमने ये जॉब कंसिडर ही नहीं करी तो हम नेक्स्ट जॉब को कंसिडर कर सकते हैं। तो एक बार हम इसका रिकर्सिव कोड देख लेते हैं। हमें स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और प्रॉफिट, ये तीन अलग अलग एरे दिए हुए थे। हम इससे क्या करेंगे? एक सिंगल जॉब बना लेंगे। हमारे एक सिंगल जॉब का वेक्टर बना लेंगे जिसमें हम हर एक पॉइंट पर स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और प्रॉफिट एक साथ स्टोर कर लेंगे। बेसिकली हमने इन तीन डिफरेंट वेक्टर्स को एक सिंगल जॉब वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया और फिर हम उसको स्टार्ट टाइम के बेस पर सॉर्ट कर देंगे। हमने स्टार्टिंग पोजीशन पर स्टार्ट टाइम रखा है और हमारा सॉर्ट फंक्शन कॉल किया है। ये क्या करेगा? स्टार्ट टाइम के बेस पर हमारी जॉब्स को सॉर्ट कर देगा। फिर हमें हमारा रिकर्सिव फंक्शन लिखना था।
सबसे पहले हम जीरो जॉब उसको कंसीडर करेंगे। रिकर्शन में हमारा क्या होता है, सबसे पहले बेस केस होता है। बेस केस क्या हुआ, जब हमारी जॉब्स खत्म हो गई, हमने सारी जॉब्स को कंसीडर कर लिया, यानी कि जो हमारा इंडेक्स था वो आउट ऑफ बाउंड चला गया, हमारे जॉब डॉट साइज हमारे एरे के साइज के इक्वल हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम और कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट अचीव नहीं कर सकते, तो यहाँ से जीरो रिटर्न कर दो। अदरवाइज हमें क्या करना था, या तो इस जॉब को कंसीडर करें या फिर ना करें। हमारी पिक नॉट पिक अप्रोच, नॉट पिक अप्रोच तो क्या थी, बहुत ही सिंपल थी। सिंपली नेक्स्ट जॉब पर मूव कर जाओ, इंडेक्स प्लस वन इस पर मूव कर जाओ। पिक वाली जॉब में हमें क्या करना था, हमें जो हमारी करंट जॉब का एंड टाइम है उसके इमीडिएट नेक्स्ट जॉब फाइंड आउट करनी थी जिसका स्टार्ट टाइम उसके इक्वल या उससे ज्यादा हो। बेसिकली हमारी करंट जॉब के एंड टाइम का लोअर बाउंड फाइंड आउट करना था। तो क्योंकि हमारा जॉब एरे किस टाइप का है, वेक्टर टाइप का है, हमें लोअर बाउंड में वेक्टर टाइप ही पास करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोअर बाउंड में क्या पास करते हैं, हमारे एरे की स्टार्टिंग, एरे की एंड, बेसिकली रेंज जिसमें हमें सर्च करना है, और फिर हमारा एलिमेंट जो हमें सर्च करना है। हमारा एलिमेंट किस टाइप का है, वेक्टर टाइप का है। जिसमें पहला एलिमेंट क्या था, स्टार्ट टाइम, दूसरा क्या था, एंड टाइम, और तीसरा क्या था, हमारा प्रॉफिट। हमें मतलब किससे है, हमें केवल स्टार्ट टाइम में सर्च करना है, और सर्च क्या करना है, जो हमारी करंट जॉब का एंड टाइम है, यानी कि हमारे इंडेक्स करंट जॉब उसकी फर्स्ट पोजीशन पर जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, इस जॉब का एंड टाइम। और हमें सर्च किस में करना है, हमारे स्टार्ट टाइम वाले एरे में। तो हमने इसको फर्स्ट पोजीशन पर डाल दिया और बाकी दोनों पोजीशन पर जीरो डाल दिया, उनसे हमें मतलब नहीं है। हमें इसका लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है। फिर हमने हमारी लोअर बाउंड की एपीआई यूज कर ली, हमारे एरे का स्टार्ट, एरे का एंड जो हमें सर्च करना, ये हमें क्या देगा, उस लोकेशन का पॉइंटर। उसमें से अगर हम एरे का स्टार्टिंग पॉइंटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें उसका इंडेक्स मिल जाएगा कि हमारी जॉब का इंडेक्स क्या है जो हमें पिक करनी है। हम रिकर्सिव फंक्शन कैसे कॉल कर देंगे, हमने हमारी करंट जॉब को पिक किया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इतना प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। हमारा प्रॉफिट कहाँ पर था, सेकंड पोजीशन पर। हम इतना प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं, प्लस उसके बाद हमें ओवरलैपिंग वाली जॉब को स्किप करना पड़ेगा, और हम नेक्स्ट जॉब कौन सी पिक कर सकते हैं, जो हमारे इस इंडेक्स में आई होगी, नेक्स्ट जॉब वाले इंडेक्स में आई होगी। हम वो इंडेक्स पास कर देंगे हमारे रिकर्सिव फंक्शन में। तो इससे हमारा एक पिक का प्रॉफिट आ जाएगा, एक नोट पिक के किसका प्रॉफिट आ जाएगा। हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो हम इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, हम हर एक इंडेक्स पर टू चॉइसेस कर रहे हैं, और हमारे टोटल इंडेक्स कितने, एन इंडेक्स। हमारी टाइम वेलोसिटी टू रेस्ट पावर एन, और उसके अंदर हर एक इंडेक्स पर हम बाइनरी सर्च भी लगा रहे हैं, टू रेस्ट पावर एन इंटू लॉग ऑफ एन। इतनी टाइम वेलोसिटी चली जाएगी, जो कि एक्सपोनेंशियल है, और हमारा टाइम आउट मार जाएगा। हम इसको बेटर कैसे करें, रिकर्शन की प्रॉब्लम में बेटर कैसे करते हैं, उसको मेमोराइज करके, हमारी जो भी स्टेट्स हैं उसको मेमोराइज करके। मेमोराइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी सब प्रॉब्लम रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही। हमने किस टाइप का रिकर्शन लिखा है, पिक नोट पिक। और आप जितनी भी पिक नोट पिक इस टाइप का रिकर्शन लिखोगे, बेसिकली सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करोगे, उसमें आपकी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी ही होंगी। इसको आप रिकर्शन ट्री बनाकर चेक कर सकते हो। ये मैं आपके लिए एज ए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ कि आप इसका रिकर्शन ट्री बनाओ और देखो कि हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही। नॉर्मली जब भी हम पिक नोट पिक इस टाइप का रिकर्शन लिखते हैं, हमारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी ही होंगी। तो आप बिना रिकर्शन ट्री बनाए भी इस पर मेमोरेशन लगा सकते हो। और मेमोरेशन लगाते कैसे हैं, हम पहले चेंजिंग वेरिएबल्स देखते हैं। हमारा चेंजिंग वेरिएबल क्या है, इंडेक्स एक सिंगल वेरिएबल चेंजिंग है, हमें एक 1D वेक्टर लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर हमारी वैल्यू को रिटर्न करने से पहले उसको अपने डीपी वेक्टर में स्टोर कर लेना पड़ेगा, ताकि हम उसको बाद में यहाँ पर हमारे बेस केस के बाद रीयूज कर सकें। कि अगर हमने स्टेट की वैल्यू को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो यहीं से रिटर्न मार जाओ। हमें पिक नोट पिक इन सारी पॉसिबिलिटीज को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एक 1D वेक्टर ले लेंगे हमारे जॉब्स एरे की साइज के इक्वल, और स्टार्टिंग में उसको -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, ये इंडिकेट करने के लिए कि अभी हमने इसकी स्टेट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया है। और फिर हमारा डीपी एरे हमारे रिकर्सिव फंक्शन में पास कर देंगे। रिकर्सिव फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा बेस केस, बेस केस के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या हम इस स्टेट की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं या नहीं। वो हम कैसे चेक कर लेंगे, -1 से कंपेयर करके। अगर वहां पर वैल्यू -1 होगी यानी हमने कैलकुलेट नहीं किया है, वहां पर कुछ और वैल्यू होगी यानी इसकी वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, डायरेक्ट उस वैल्यू को रिटर्न कर दो। अगर हमने वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया, अगेन हमारा पिक नोट पिक ये वाला रिकर्शन का कोड लिखेंगे, और लास्ट में हम मैक्स प्रॉफिट रिटर्न करने से पहले इसको अपनी स्टेट में मेमोराइज कर लेंगे, ताकि बाद में उसको हम यहाँ पर रीयूज कर सकें। अब इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, जितनी हमारी स्टेट्स होंगी इनटू में हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए जितना टाइम लगेगा,
हमने एक 1D वेक्टर लिया है हमारे एरे के साइज का, यानी कि हमारी टोटल n स्टेट्स होंगी, और हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें टाइम कितना लगेगा। हम लोअर बाउंड का यूज कर रहे हैं, जो कि इंटरनली बाइनरी सर्च का यूज करेगा, यानी कि log ऑफ n। हम हर एक स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए log ऑफ n टाइम का यूज कर रहे हैं, और हमारी टोटल n स्टेट्स है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n log ऑफ n। और हमारा स्पेस क्या आ जाएगा, हमारे डीपी वेक्टर के लिए ऑफ, हमने एक n साइज का डीपी वेक्टर लिया है। थैंक यू गाइस।